जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आप सभी से आशा है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपका समय बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, तो आप किसी प्रकार का अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन का हल करेंगे। तो निवेदन है कि एक बार इस चैनल जन सेवा क्लासेस की रिपीट फायर को भी एक बार अध्ययन करके जरूर जाएं। उम्मीद है इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर आपके सेट में आ जाए। इसी आशा के साथ मैंने यह मेहनत करके बनाया है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? और ये जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षाओं से संबंधित ही क्वेश्चन हैं। 2008 से लेके अब तक मैंने जो परीक्षाएं दिलाई थी उन सभी परीक्षाओं में इन सभी प्रश्नों को मैंने देखा है और इसलिए यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, सी, अविकसित अर्थव्यवस्था, डी, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो जो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुआ है? ए, रोमन भाषा, बी, ग्रीक भाषा, सी, लैटिन भाषा, डी, अंग्रेजी भाषा। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स जो है उस शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ए, एडम स्मिथ, बी, मार्शल, सी, कैनन, डी, रॉबिन्स। तो यहाँ पे हमारा ए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है ए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बी, वेल्थ ऑफ नेशंस, सी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, डी, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो यहाँ पे हमारा एडम स्मिथ की जो पुस्तक का जो नाम है वह है वेल्थ ऑफ नेशंस। याद करके रखेंगे, देखने से आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। पहली 5 क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ए, अमेरिका, बी, फ्रांस, सी, जर्मनी, डी, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में हमारा पहली जो औद्योगिक क्रांति है वह उसी देश में हुई थी। 6, भारत में है, भारत में है मतलब कुछ तो है, क्या है ऐसा? गांधीवादी अर्थव्यवस्था, बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी, मुक्त अर्थव्यवस्था, डी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हमारे जो भारत है इस भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 7, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बी, संविधान के ढांचे के अंतर्गत, सी, 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा 7, सी, 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत इसका स्वीकार किया गया था। 8वां है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक, बहुआयामी, सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामी, सामाजिक और ये जो आंसर का जो है बाय मिस्टेक 2 बार रिपीट ले चुका हूँ। ए, आर्थिक, बी, बहुआयामी, सामाजिक और बहुआयामी। तो यहाँ पे आपको बी, बहुआयामी लेना है, वो बाय मिस्टेक है। सब पीडीएफ फाइल का उपयोग करते हैं लेकिन मैं अपने हाथों से चुनकर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ और लिखने में ही मेरे कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का समय वेस्ट हो जाता है। अगर मैं पीडीएफ फाइल से अगर आप लोग के लिए एमसीक्यू लाऊं तो मैं एक दिन में आपके लिए 3 से 4 वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन का समावेश करूँ जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आए, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के वीडियो बना के डाल दूँ। इसलिए मेरी मेहनत का ये परिणाम है कि आपको लिखा लुखाया बाई हैंड एमसीक्यू दे रहा हूँ।
9 अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ए अल्पसंख्यक को उन्नत करना, बी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, सी गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, डी शहरी गरीबी दूर करना। तो यहाँ पे अंत्योदय जो था कार्यक्रम उसका उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। हमको सरकार के द्वारा 35 किलो का जो चावल दिया जाता है वह इसी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। 10वां है प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक क्या विशेषता है? यातायात की, बी कृषि की, सी व्यापार की, डी उद्योग की। तो यहाँ पे हमारा कृषि की विशेषता होती है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं मुख्यतः ए प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, सी तृतीय क्षेत्र का, डी प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी का जो मुख्य लक्षण होता है वह हमारा प्राथमिक क्षेत्र में होता है, क्योंकि इसी में ही कृषि हमारा आता है। और जब कृषि में जब भी कोई कार्य करते हैं तो वह एक ही कार्य के लिए घर के कई सारे लोग सदस्य लगे हुए रहते हैं और उनका उत्पादन उतना ही होना है, उसे ही हमारी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। 12 मौसमी बेरोजगारी संबंधित है निजी क्षेत्रों से, कृषि से, सार्वजनिक क्षेत्रों से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो मौसम के अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी जो होती है वह हमारी कृषि से होती है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कब अचानक बदल जाए, कब क्या पानी, वर्षा, आंधी, तूफान कुछ भी आ जाए, अकाल पड़ जाए। इसलिए हम मौसम के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड रहते हैं। आपका 13 क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है, बहुत ही आईएमपी है, ये परीक्षा में आ चुका है। और व्यापम की खासियत होती है कि वह बार बार उन्हीं प्रश्नों को ही रिपीट करता है जिनको उन्होंने चयन कर लिया है, इसलिए हमको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ए जीडीपी इज इक्वल विशुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, बी जीडीपी इज इक्वल सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध, सी जीडीपी इज इक्वल विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 13 है, 13 का ऑप्शन कि यहाँ पर जीडीपी के इज इक्वल में हमारा विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य का ह्रास आता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए कि 14 में प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान करके रखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपान जनसंख्या, बी प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल सकल घरेलू उत्पाद अपान जनसंख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। आप विशेष रूप से ये दो क्वेश्चन हैं, इसे आप याद करके रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 15 भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। आप परीक्षा से पहले एक बार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को जरूर देख के जाएंगे कि उसमें कौन कौन से भाग आते हैं। ए वानिकी, बी मत्स्य पालन, सी निर्माण, डी वानिकी। तो यहाँ पर हमारा जो है प्राथमिक क्षेत्र में निर्माण नहीं आता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, 16 क्वेश्चन हमारा, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और डी उद्योग क्षेत्र। तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो होता है वह सेवा के क्षेत्र में होता है। हमारे जितने भी काम आते हैं सब सेवा के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा इनकम हमारे देश को होती है। 17 राष्ट्रीय आय के अनुमान भारत में तैयार किए जाते हैं, आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी योजना आयोग, डी सीएसओ। तो यहाँ पर हमारा जो 17 है उसका जो आंसर होगा वो सीएसओ के द्वारा होगा। 18 आगे, प्राथमिक सेक्टर में ऋण किसे दिया जाता है, कृषि सेक्टर, विद्यार्थी और बजट सब्सिडी। इसमें से ऑप्शन
ये विशेष रूप से आईएमपी थोड़ा सा देख लेंगे, सारे क्वेश्चन ही आईएमपी हैं। पहला 1 व 3, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो 2 का मल्टीपल करके दिया गया है, 1 व 3, 1 व 2, 2 व 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 जो कृषि है सेक्टर है और जो विद्यार्थी है उसे प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है और उसे ऋण दिया जाता है। एक देश के 19 क्वेश्चन, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, डी मानव विकास सूचकांक में सुधार। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन मानव विकास सूचकांक में सुधार आएगा। यहाँ पे हमारा 19 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हो गया। 20 कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? एक हमारा राज्य का बैंक होता है और एक हमारा केंद्र जो सरकार होती है, राज्य में भी सरकार होती है और केंद्र में सरकार होती है, उसी प्रकार राज्य में भी बहुत सारे बैंक हैं, तो वहाँ भी हमारे केंद्र में भी कई सारे बैंक हैं। तो यहाँ पे कौन सा बैंक है उसे आप देखेंगे, आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, इसको आईसीसी शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास तो हमको ये सब बैंक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई देखने को मिल जाता है, लेकिन आरबीआई हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन होगा ए सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई होगा। भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो वित्त मंत्रालय है वह सिक्कों का निर्गमन का कार्य करता है। आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन एमसीक्यू। इसके पश्चात इतिहास छत्तीसगढ़ का भी जल्द से जल्द, परीक्षा से पहले हो सके तो आज रात को अपलोड हो जाएगा। भारत में 22 क्वेश्चन, भारत में वित्तीय समावेश के रूप में जाना जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, वन बंधु कल्याण योजना, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हमारा भारत में वित्तीय समावेश के रूप में जाना जाता है जिसके तहत लोगों से पैसा जमा कराया जाता है। तो ये हमारा जन धन खाता, और जन धन खाते में आप सभी को पता है अधिक से अधिक लोग का खाता खोलने के पश्चात उसमें पैसा इन्वेस्ट कराया गया था। 23 क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्य का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? केंद्रीय बैंक के समस्त बैंक का कार्य का निष्पादन कौन करता है? कौन सा बैंक करता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी उपरोक्त ए और बी। तो यहाँ पे हमारा जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वह केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का निष्पादन करता है। 24 कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? ऐसा कौन सा बैंक है जो लोगों को ऋण नहीं देता है? हमारे आसपास खेती किसानी के लिए हम देखते हैं तो सहकारी बैंक है, ग्रामीण सर्विस करने वालों को लिए भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी में आसानी से लोन मिल जाता है, और जो हमारा जो आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से लोगों को लोन नहीं दिया जाता है। 25 भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर होता है। हमारा जो आरबीआई है उसका एक लेखा वर्ष होता है, और उस वर्ष में कौन सा जो मंथ है वो काउंट होता है। तो पहला ए अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून, सी अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर। तो यहाँ पे हमारा जुलाई से जो जून है उसमें लेखा वर्ष होता है। 26 क्वेश्चन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? सेबी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी और नाबार्ड। तो हमारा जो ग्रामीण अधोसंरचना जो विकास की जो निधि है वह नाबार्ड के अंतर्गत आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है, यह बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 1937, 1939, 1935, 1940। तो ये हमारा 1935 को हुआ था।
28 निम्न में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, डी नाबार्ड। तो ये हमारा नाबार्ड इसमें आ जाएगा। हाथों से लिखा हुआ मेहनत है। भारत का 29 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे गरीब से गरीब लोगों का भी, अमीर से अमीर लोगों का भी, और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जितने भी लोग हैं सबका, इसको गरीबों का बैंक कहा जाता है एसबीआई को, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक खाता होता है और खाता होने के कारण, लेन देन होने के कारण यह सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कहलाता है। वैध मुद्रा से तात्पर्य है चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, करेंसी नोट। वैध मुद्रा, तो यहाँ पे हमारा करेंसी नोट को लिया जाएगा। 31 भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? कालाधन को समाप्त करना, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, दी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जब भारत में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था तो उसका उद्देश्य था सभी। यह कालाधन को समाप्त भी करेगा, जाली मुद्रा को बाहर करेगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा भी प्रदान करेगा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में, बचत खाता में, बैंक के चालू खाता में। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड में इसका उपयोग होता है स्मार्ट मनी का। 33 खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? ए आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और श्रम नीति। तो यहाँ पे हमारा जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगा। यह तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन था। रुपये का प्रतीक चिन्ह जो अभी वर्तमान में इस प्रकार का लोगो से बनाया गया है, को किसने तैयार किया था? उदय कुमार, उदय बहादुर, अमर्त्य सेन और बी भट्टाचार्य। तो थोड़ा सा अगर आपको ऑप्शन को काटना है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आपको ऐसे कई लोगों का नाम याद होगा जो कोई ना कोई पद पे, कोई ना कोई अच्छे कार्य किए हैं, उसके आधार पे आप ऑप्शनों को भी काट सकते हैं, है ना। तो ये हमारा अमर्त्य सेन जो है वो एक अर्थशास्त्री है, बी भट्टाचार्य। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे। ये हमारा उदय कुमार होगा। भारत में मौद्रिक व साख नियंत्रण के लिए किस दर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात, मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 35 है यहाँ पे रेपो दर आएगा। 36 निम्न में से कौन सा मृदा का कार्य नहीं है? सॉरी, मुद्रा का हो सकता है, मुद्रा का है, माय मिस्टेक। निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का, क्योंकि मृदा का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। मतलब जहाँ पर भी आपको ऑप्शन भी मिलेगा, मतलब कहीं पर भी, तो वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, अध्ययन करेंगे। मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संचय और मूल्य का मापन। यहाँ पे मूल्य मतलब रुपये पैसे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मुद्रा जो होता है वह मूल्य से संबंधित होता है। तो मृदा की जगह में आप मुद्रा पढ़ेंगे, है ना। तो मूल्य का स्थिरीकरण, इसमें से आपका हमारा जो ऑप्शन होगा वो मूल्य का स्थिरीकरण होगा। 37 यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होता है? मुद्रा प्रसार कम होता है, मुद्रा प्रसार बढ़ता है, मुद्रा प्रसार कम या अधिक हो सकता है, या फिर मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ हमारा सबसे बेहतरीन आईएमपी क्वेश्चन कि यदि रेपो रेट, हमेशा रेपो रेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुद्रा प्रसार कम होता है। दलाल स्ट्रीट स्थित है
नई दिल्ली, लंदन, मुंबई और पेरिस। तो यहाँ पे हमारा मुंबई में दलाल स्ट्रीट में मुंबई में स्थित है। वैट लगाया जाता है 39 क्वेश्चन। उत्पादन के अंतिम चरण में, उत्पादन के प्रथम चरण में, सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच प्रत्येक चरण पर। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन, उत्पादन एवं उपभोग के बीच के प्रत्येक चरण पर वैट लगाया जाता है। वैट मतलब होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। 40 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इस प्रकार का ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेट में आने की संभावना है। बी एन गाडगिल, बी के आर वी राव, सी एन वकील, पी सी महालनोबिस। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा है उसका ऑप्शन पी सी महालनोबिस ने तैयार किया था। भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? ये विशेष रूप से क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि वित्त आयोग, योजना आयोग, भारतीय खाद्य निगम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो एक योजना बनी हुई थी उसे बोलते हैं योजना आयोग, और उस योजना आयोग को चेंज करके, समाप्त करके नीति आयोग में बदल दिया गया है। इसके पश्चात हमारा 42 क्वेश्चन, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को योजना के वास्तुकार, क्योंकि इन्हीं ने योजना आयोग का प्रारूप तैयार किया था। भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है, जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और जूट उद्योग। सबसे भारी एवं आधारभूत उद्योग जो सबसे ज्यादा मेहनती वाला काम होता है, तो लौह और इस्पात उद्योग जो होता है वो आता है इसमें। हमारा बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेश आप सभी प्यारे छात्रों के लिए। आशा है आप सभी का सिलेक्शन टेट में हो जाए और आप सभी हमारे साथ शिक्षा ग्रुप में आ जाए जल्द से जल्द, तो बहुत खुशी होगी। सुमेलित है, मैंने 5 ऑप्शन, 5 योजना यहाँ पे दिया गया है, और जो 5 योजना है का मैं ऑप्शन बनाते हुए रहता है, इसलिए मैंने 5 योजना को एक साथ समाहित कर दिया है। और यह सुमेलित है, सुमेलित है अर्थात सेम टू सेम, जैसा दिया गया है वैसी की वैसी है। ये प्रथम योजना जो है उसका उद्देश्य सामुदायिक विकास था। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रचार। चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और जो पंचम योजना है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। तो ये जो योजना है और ये जो उद्देश्य हैं ये सेम टू सेम है, समान है। मैंने इसलिए इसको ऐसा करके लिखा है ताकि आपका 5 क्वेश्चन, 50 मेरे को देना था, आपका 5 यहीं पे मिल गया, आपका हो गया 54-55। तो आपका 54-55 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो ये आप याद कर लेंगे, सबका ट्रिक है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक आपको दे दिए हैं आसानी से, और इस ट्रिक के माध्यम से कम आपका 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए। मतलब इस 50 MCQ में आपके 70 MCQ तैयार हो जाएंगे। भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 2 फरवरी, 15 अगस्त, 7 दिसंबर। तो यहाँ पे हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कर का ट्रिक्स हमारे पास एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, और इन दोनों का ट्रिक यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि प्रत्यक्ष कर का जो ट्रिक्स है, मृत्यु आया, कृषि व्यवसाय, धन संपत्ति निगम, भू पूंजी हार के। मृत्यु आया, किसी की भी मृत्यु आई होगी तो कृषि व्यवसाय, धन संपत्ति निगम, भूपंजी को हार के। जब भी किस प्रकार के आपको शब्द मिल रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि उसने अपने, अब यह जैसे भी आपको शॉर्टकट अपने दिमाग में रखना है कि उसने अपना हार गया, तो कहीं पे जुए में हार गया होगा,
वैसे भी हमें महाभारत में तो स्पष्ट रूप से दिखा ही है। तो मृत्यु आ गई किसकी? जिसने कृषि, व्यवसाय, धन संपत्ति, निगम, भूपूंजी हार के जीवन जीना चालू किया, उसकी मृत्यु आ गई। तो यहाँ पे आपका एक एक का डिफाइन है। मृत्यु आया, मृत्यु का मृत्यु कर, आया का आय, कृषि का कृषि, व्यवसाय का व्यवसाय, धन का धन, संपत्ति का संपत्ति, निगम कर, भू राजस्व कर और पूंजी यहाँ पे, और उपहार, हार का उपहार। तो यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष कर। और हर हमेशा प्रत्यक्ष कर, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? और इसका और मेरे पास ट्रिक्स बना हुआ है, उसे मैं अपना बक्से में स्पेशल रखा हुआ हूँ, उस में से आपको जादुई पिटारे से आपको ट्रिक्स प्रदान करूंगा। 47 अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्यूज मी, एस। अब यहाँ पे एस था तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया स्टा। केवल ये पहले वाले जो एस है उसका है वी और सेकेंड वाले का है स्टा, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक्सक्यूज मी, कितनी सिंपल सी बात है। हमें अजनबी लोगों से बात करने के लिए जब भी होता है तो एक्सक्यूज मी का हम उपयोग करते हैं। तो एक्सक्यूज मी मतलब वो हमारे लिए इनडायरेक्ट व्यक्ति है। डायरेक्ट व्यक्ति सामने में खड़ा है लेकिन हम उसे इनडायरेक्टली थोड़ा सा बात करने के लिए एक्सक्यूज मी करके संबोधित करते हैं। तो आप यहाँ से दिमाग में अपने रखेंगे कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और एक्सक्यूज मी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जो हमारा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे ई एक्स एक्साइज टैक्स, उत्पाद कर, सी यू कस्टम टैक्स, सीमा शुल्क, एस ई सर्विस टैक्स, सेवा का कर, सेवा कर, एम मार्केट टैक्स, बाजार कर, ई इंटरटेनमेंट जो हम मनोरंजन का करते हैं वो वाला कर इसमें आता है। और साथ में जो ये हमारा जो लास्ट में जो लिखा है, या आप एस एस करके याद करें, एक्सक्यूज मी विस्टा। अगर आप इस एस एस को भी हटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप याद करके रखते हैं एस एस विस्टा तो ये पहला एस का वी और सेकेंड वाले एस का स्टा। तो यहाँ पे वी करके भी करेंगे तो बिक्री कर, इसको बोलते हैं आप सेल टैक्स। दूसरा हमारा एस है स्टा, उसको बोलते हैं स्टाम्प शुल्क। तो इस प्रकार से आपका ट्रिक के माध्यम से आंसर सॉल्व हो चुके हैं। कम से कम यहाँ पे आपको 8 से 10 जितने भी अगर यहाँ पे टैक्स का डिफाइन किया गया है उतने आपके क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे हो गया। मतलब आपका 60 5 और इधर 10 65 से 70 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 48 निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। 49 भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य स्रोत है उद्योग, वानिकी, कृषि, सेवाएं। हमारे पास जो सेवाएं हैं, परिवहन है, आने जाने का जितना भी होता है उन सभी को सेवाओं के क्षेत्र में लिया जाता है। 50 क्वेश्चन निम्नलिखित में विपणन संस्था कौन सी है? सेबी, सेल, सिडबी, नाबार्ड। यहाँ पे हमारा सेल जो है विपणन संस्था होती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 4 और ऐसा करके 10 से 12, इस प्रकार से आपका 50 MCQ में ही आपका 65 MCQ लगभग मैंने दे दिए हैं। आशा है आप सभी छात्रों को यह जो मेरा MCQ है हाथ से लिखा वाला, कमेंट करके जरूर बताएंगे यह हाथ से लिखा वाला ठीक है या नहीं है। फिर मैं आपको अगर ऐसा लगे तो फिर फ्यूचर में आपके लिए तैयारी करूंगा कि टाइप करके देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सभी बच्चों के लिए यह MCQ हेल्पफुल होगा। इसके पश्चात मैं इतिहास, भूगोल और छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से 2 से 3 पार्ट जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि ये 4 दिन बचे हैं तो आपको कम से कम मैं MCQ उठा के अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दे दूं। और आप सभी को टेट परीक्षा की लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। जनसेवा क्लासेस आपके लिए तत्पर है
और आपके लिए लगी हुई है कि आपका सिलेक्शन हो और आप भी हमारे साथ शिक्षा ग्रुप में शामिल हों, हमें भी बहुत खुशी होगी। और मेरे इस ट्रिक से अगर क्वेश्चन फंस जाए ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके 4 से 5 घंटे में इसको मैंने हस्तलिखित किया है और आपके लिए यह उपयोगी हो, इसी उद्देश्य के साथ ही मैंने इसे बनाया है। तो पूरा देखने के लिए आप सभी छात्रों का हार्दिक दिल से धन्यवाद। और ज़रूरतमंद बच्चों तक, आपके दोस्त या फ्रेंड जो भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उन तक इसे आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह जो चैनल है कक्षा 9वीं से 12वीं और साथ में 5वीं 8वीं के बच्चों का भी जब परीक्षा का समय आएगा तो उस समय भी उसमें बनाया जाएगा। तो उन सभी बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है चैनल। तो आप उन बच्चों तक भी जो कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और 12वीं 9वीं 11वीं, उन बच्चों तक भी आप इसे शेयर करने का कष्ट करेंगे। अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक, जहाँ पर भी हो, इसे आप लगाकर मेरी हेल्प करेंगे। और इसी आशा के साथ जनसेवा क्लासेस आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएगा। धन्यवाद।